आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देखते हैं भाषा की डेफिनेशन। ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा की डेफिनेशन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है या फिर आदान प्रदान करता है। जैसे मैं अभी अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ये किसके माध्यम से हो रही है? भाषा के ही माध्यम से हो रही है ना। इसको हम एक और सामान्य तरीके से भी बोल सकते हैं, सामान्य शब्दों में, कि भाषा की सहायता से ही हम अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, भाषा जो है एक माध्यम है अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाने का। लेकिन अपनी बातों को हम किन तरीकों से पहुंचा सकते हैं, उसको तो हम अलग अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं ना। कैसे? बोल कर पहुंचा सकते हैं, लिख कर पहुंचा सकते हैं, या फिर संकेतों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो फिर देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं तब उसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई ना। वैसे दूसरा है ये लिखित भाषा। जब लिखित भाषा किसको बोलेंगे? जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम अखबार पढ़ते हैं, वो लिखित भाषा हुई। कहानी पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये सब जो है क्या है? लिखित भाषा होगी ना। मौखिक भाषा में और क्या आ सकती है? जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये हुई मौखिक भाषा। लेकिन इसके अलावा हम अपनी बातों को अलग तरीके से भी पहुंचा सकते हैं। वो है कौन सा? सांकेतिक। सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे जब हम शहर में जाते हैं तो चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस मिलती है, वो कुछ इशारे करता है इस टाइप से। अगर ये इशारा करती है वो, तो हम उससे क्या समझते हैं कि वो पुलिस वाले जो है हमको रोकना चाहता है। या फिर जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कोई आ जाए मेरे से बात करने लग जाए, तो मैं क्या करूँगा? जैसे ये इशारा करता हूँ, तो इस इशारे का मतलब क्या हुआ? शांत रहना है। ठीक है, या फिर मैं इस टाइप से इशारे करता हूँ, तो इस इशारे का मतलब क्या होगा? इस इशारे का मतलब होगा मैं किसी भी एक गोलेकार जो चीज है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे स्पष्ट नहीं है किस चीज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये तरबूज भी हो सकता है, एक बॉल भी हो सकता है। तो इसी कारण से ये सांकेतिक भाषा को समझना हर जगह संभव नहीं है। इस कारण से इसको साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है। तो मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो ही रूप है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा गुणवत्ता के आधार पर भाषा के और अन्य रूप हैं। कौन कौन से हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। अब देखते हैं मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, मातृभाषा, मातृ और भाषा। मातृ मतलब माता और ये भाषा मतलब अपनी माँ की भाषा। यह जरूरी नहीं है कि माँ की ही भाषा को मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जब जन्म लेता है, उस समय के बाद से स्कूल जाने के पहले तक जो आसपास के परिवेश से, आसपास के लोगों से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादी दादा से जिस भाषा को वो सीखता है और बोलता है, उस भाषा को बोलते हैं हम मातृभाषा। यह जरूरी नहीं है कि उसकी जो माँ बोलती है उसी भाषा को ही हम मातृभाषा बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ इंडिया में मातृभाषा, हमारी मातृभाषा कौन है? कौन सी है भाषा? है हिंदी। ठीक है, वैसे ही राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में भी देखना राष्ट्र और भाषा, राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा उसको बोलते हैं राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। इस कारण से इसको बोलते हैं हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला राजभाषा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कैसे? राज और भाषा। मतलब राज मतलब शासन, जो सरकार की जो भाषा होती है। सरकार जो है, शासन जो है, अपने कामों को
करवाने के लिए, अपने राजकाज को करवाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है उस भाषा को बोलते हैं हम राजभाषा। ठीक है, ये भी कौन सी भाषा है? और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन कुछ काम जो है, राज्य के जो शासन के जो काम है वो इंग्लिश में भी होती है, लेकिन जब इसको राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। तब से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है मानक भाषा। मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसको बोलते हैं? कि कई लोग एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अलग अलग क्षेत्र विशेष के कारण लोग जो है उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो भाषाविद हैं, जो भाषा के विद्वान हैं, वो उनका एक स्टैंडर्ड बनाए हैं ना, उसको बोलते हैं हम मानक भाषा। जैसे कुछ लोग ये गई को क्या ये भी लिखते हैं, लेकिन इसके मानक भाषा में क्या हो जाएगी? गई। ठीक है, हम शुद्ध लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसका मानक भाषा में निकालेंगे तो क्या होगा? ये शुद्ध, ये इनका मानक भाषा हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान में एक चीज और है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये तो हो गई भाषा। उसके बाद बोली। बोली और भाषा में थोड़ा सा ही अंतर है। बोली के माध्यम से भी हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, भाषा के माध्यम से भी हम अपने विचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बोली में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। बोली की डेफिनेशन क्या होगी? बोली उसको बोलते हैं जिसको सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, उसको बोलते हैं बोली। ये जो है कम एरिया में, छोटे छोटे एरिया में ये बोलियां जो है बोली जाती है। जैसे हम इस जगह कुछ बोली बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और अगर हम थोड़ी दूर चले जाते हैं तो वहाँ की बोली जो है चेंज हो जाएगी। लेकिन यही अगर भाषा होती तो वो भाषा जो है थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर के चेंज नहीं होती है। हम यहाँ अगर हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में कुछ सेंटेंस बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, अगर मैं इसी शब्द को, इसी सेंटेंस को जाकर के कहीं दूसरी जगह बोलता हूँ, दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर के, पुणे में जाकर के, तो भी वो वैसे ही बोलूँगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन बोलियां जो है थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर के परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी कहावत भी है कि कोश कोश में वाणी बदले, कोश कोश में पानी बदले और चार कोश में वाणी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम थोड़ी थोड़ी दूर में जाते हैं तो जो पानी का स्वाद है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो वाणी में जो परिवर्तन होती है वो जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं, मतलब 4 कोस की दूरी में चले जाते हैं, 4 कोस उससे ज़्यादा दूरी, तो वहाँ पे बोली भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बोली की एक और विशेषता है कि बोली में साहित्यिक रचना नहीं की जाती है। राज्य का जो काम है वो बोली से नहीं होती है। ठीक है, अब बोली जो है कैसे बनती है इसके बारे में देखते हैं। बोली बनने के लिए सबसे पहले ये भाषा को उपभाषाओं में बांटी जाती है। उपभाषाओं से क्या बनती है? फिर बोलियां बनती है। जैसे हिंदी भाषा होगी, हिंदी भाषा को 5 उपभाषा वर्गों में बांटी गई है। कौन कौन सी? बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। इन उपभाषाओं के और अलग अलग बोलियां हैं। जैसे बिहारी उपभाषा है इनकी मगही, मैथिली, भोजपुरी। वैसे पहाड़ी का कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, राजस्थानी मारवाड़ी, ढूंढरी, पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी आदि। इस प्रकार से बोलियां जो है बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिपि। लिपि किसको बोलते हैं? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा? लिपि भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है ना। जो भाषा को लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाता है। मतलब लिखने का ढंग का मतलब क्या है? एक शेप, एक चिन्ह होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है।
तो इसको लिखने के लिए एक निश्चित शेप है, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए एक निश्चित शेप है। जैसे हम ये क लिखते हैं तो ये क जो है कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। जैसे हम कुछ आर लिखते हैं आर, तो ये कौन सी लिपि में है? रोमन लिपि में है। जो कौन सी भाषा की है ये? आर का कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, है ना। तो वैसे ही सभी भाषाओं की जो है एक निश्चित लिपि होती है, ठीक है, मतलब एक शेप, एक चिन्ह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो देखते हैं कुछ भाषाओं की लिपियां। जैसे हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी। इसको याद करने का एक तरीका है, हिंदी, हिंदी जो है कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है, और भारत के अधिकतर लोग किसको मानते हैं? देवताओं को मानते हैं ना। तो देवताओं को मानते हैं, तो ये क्या हो गया? देव, देवनागरी। संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, तो जो देवता लोग जो है पुराने समय में कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, संस्कृत बोलते थे ना। कौन बोलते थे? देवता लोग। तो इसकी लिपि क्या हो गई? देवनागरी। नेपाली, यहाँ भी बहुत से लोग देवता को मानते हैं, वहाँ भी बहुत से लोग हिंदू हैं, तो उनका भी क्या हुआ? देवनागरी। मराठी, यहाँ भी गणेश देव को मानते हैं, तो इनका क्या होगा? उनका भी देवनागरी। अंग्रेजी का क्या होगा? रोमन। जैसे हम रोमन लेटर में लिखते हैं ना, इसका क्या होगा? रोमन। आई लिखते हैं इस टाइप से, रोमन संख्या में लिखते हैं आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, इस तरीके से ना। ये जो ए बी सी भी लिखते हैं, ये सब क्या है? कौन सी लिपि में है? रोमन लिपि में। जर्मन भी रोमन, फ्रेंच का भी रोमन। उर्दू की लिपि क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे? फारसी, फारसी की फारसी सेम ही होगी। पंजाबी, पंजाबी की गुरुमुखी, गुरुमुखी। अब कैसे जानेंगे इसको गुरुमुखी? पंजाब के लोग क्या बोलते हैं? वाहेगुरु बोलते हैं ना। तो ये पंजाबी का क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। मलयालम का मलयालम ही होगा, बंगला का बंगला ही होगा, कन्नड़ का कन्नड़, तेलुगु का तेलुगु, वैसे उड़िया का उड़िया ही होगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लिपि। इसके बाद देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किसको बोलते हैं? व्याकरण की डेफिनेशन क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, उसको बोलते हैं व्याकरण। मतलब व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, उसकी नाम कुछ भी है, ठीक है, जैसे सीता लिखते हैं, ठीक है, सीता। अब ये कुछ बोलती है, मैं खाना खाऊंगा। ये तो किसी न किसी भाषा में, हिंदी भाषा में है, लेकिन क्या ये सही है? क्या सीता बोल रही है ना मैं खाना खाऊंगा, तो सीता क्या है? ये तो स्त्रीलिंग हुई ना, तो इसके लिए क्या लिखना था? यहाँ पे खाऊंगी लिखना था। तो ये हमको पता कैसे चला? व्याकरण के कारण से ही हमको पता चला। मतलब व्याकरण से ही हमको पता चलता है कि वह जो भाषा है शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। मतलब भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है, ठीक है। तो व्याकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर क्या देख सकते हैं? क्या आएगा वर्ण में? वर्णों के बारे में पढ़ते हैं वर्ण विचार में, जैसे क ख ग ख ग पढ़ते हैं ना, ये क्या हुई? ये सब वर्ण होंगे ना। शब्द विचार, अब इन्हीं वर्णों से क्या बनती है? शब्द। जैसे अब लिखता हूँ, ये क्या हुआ? एक शब्द है। कप लिखता हूँ, ये शब्द होगी ना। उसके बाद क्या आता है? वाक्य विचार। वर्णों से क्या बनती है? शब्द, और शब्दों से वाक्य। मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों से शब्द बनती है और शब्द से
वाक्य बनती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? ठीक है, साहित्य की डेफिनेशन क्या है? किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी भाषा की जो संपूर्ण जानकारी जहाँ मिलती है उसको ही हम साहित्य बोलते हैं। साहित्य में ही किसी भी भाषा की सारी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, अब रचना के आधार पर साहित्य की दो विधाएं हैं। कौन कौन सी? एक गद्य और दूसरा पद्य है। गद्य के अंतर्गत हम कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा ये इत्यादि देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर लिखते हैं। और पद्य के अंतर्गत दोहा, सोठा, छंद, कविता, गीत ये इत्यादि लिखे जाते हैं। एक चीज और है, नोटिस करने वाली बात है कि जो पौराणिक ग्रंथ है, जो हमारी जो पौराणिक ग्रंथ है, जो विश्व की कहीं भी की, वो किसकी देन है? साहित्य की देन है, साहित्य की धरोहर है। ठीक है,